खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पे अड़ तो सही। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये YouTube पे बहुत सारी चीजें आएंगी कि भाई लास्ट दिन में ये पढ़ो, किसी चीज पे भरोसा नहीं करना है, सिर्फ एक चीज पे भरोसा करना है, खुद पे। एक तो आ गया आयोटा, उसके बाद -1, उसके बाद क्या आ गया, माइनस का आयोटा आ गया। बड़ी बड़ी घात अगर दे दे, उसकी वैल्यू आपको पूछे ना, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, सब ये सम्मिश्र संख्या क्या एक सबसेट हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। तो हाँ जी, वेलकम, स्वागत है आप सभी का टीएलसी प्रतापगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से आपको पता है कि सम्मिश्र संख्या हम लोग इसे कहते हैं। यहां पर कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत ज्यादा कठिन है, ऐसा नहीं है। ये जो है मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है, या फिर एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा टॉपिक है जहां पर हमें इमेजिनेशंस करनी होती है, ठीक है, चीजों को सोच समझ के। मतलब कि रियल नंबर्स, एक तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, रियल नंबर्स पढ़ते हैं, एक इमेजिनरी नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर के अलावा जितने भी नंबर बच जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो ये इमेजिनरी नंबर को हमें यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है भाई। चलिए, तो आज हम लोग बहुत ही शानदार, बहुत ही कड़क क्लास लेके आए हैं आपके लिए। चलिए, तो अभी तक आपने टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सबसे पहले मिलने वाली है एजुकेशनल न्यूज, इस क्लास की पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलने वाली है। क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा, क्लास का लिंक क्या रहेगा, सारी चीजें आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। साथ ही आगे बात करें तो CYQs आपके लिए एप्लीकेशन पे अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पे। तो अगर आप जैसे ही प्ले स्टोर पे टीएलसी एजुकेशन सर्च करोगे तो आपको एप्लीकेशन मिलेगा, कुछ इस तरीके का लोगो दिखेगा। रजिस्टर्ड करने के बाद जैसे आप इस सेक्शन में जाओगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओगे, तो आपको CYQs मिल जाएंगे। चलो भाई, तो बात करते हैं जिद की। जिद देखो, ये सेशन हमें बहुत जल्दी खत्म करना है मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को मोटिवेट करना भी बहुत जरूरी होता है। आपने क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि चीजें ऐसी लगने लगती है कि एग्जाम पास में आता है तो ऐसा लगता है कि यार अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। तो उसके लिए सिर्फ आप लोगों को ये करना है कि कंसिस्टेंसी रखनी है, इन सारी चीजों से थोड़ा सा दूर रहना है, ठीक है। अभी बहुत सारे YouTube पे बहुत सारी चीजें आएंगी कि भाई लास्ट दिन में ये पढ़ो, लास्ट दिन में वो पढ़ो, 2 दिन में ये पढ़ो, 5 दिन में क्रैक करो, 10 दिन में क्रैक करो। किसी चीज पे भरोसा नहीं करना है, सिर्फ एक चीज पे भरोसा करना है, खुद पे, ठीक है। खुद पे भरोसा करना है। तो उसके लिए एक लाइन अगर मैं बोलना चाहूं तो यही है कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पे अड़ तो सही। चलिए, तो इसी जोश के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। कॉम्प्लेक्स नंबर की हम लोग बात करने वाले हैं, सम्मिश्र संख्या की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है, ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उस चीज के बारे में देखो। मैंने आपको स्टार्ट से बोला है, कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसके पहले आपको ये बताऊंगा कि ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम लोग कहां यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद सारी चीजें A to Z सारी चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये ऐसा होता है कि अगर कोई समीकरण है, जैसे कि ये समीकरण दे रखी है, इसके हल खोजने के लिए वास्तविक संख्याओं के दायरे से बाहर जाना पड़ता है। मतलब कि देखो, अगर ऐसी चीज मुझे मिल जाए, देखो एक तो रियल नंबर्स में हमारी क्या क्या चीजें आ जाती थी, रियल नंबर्स में हमारी सारी चीजें आ जाती थी। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दो तो रियल नंबर्स बनते हैं, वास्तविक संख्या बनती है। तो परिमेय प्लस अपरिमेय को मिला दो तो वास्तविक संख्या मिलती है। अब इनके अलावा जो नंबर्स बच जाते हैं वो इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। कैसे, देखो अगर अपरिमेय संख्या की बात करूं तो कुछ इस तरीके की दिखेगी। √1 क्या होता है, √2 क्या होता है, √3 क्या होता है, √4 क्या होता है। जो रूट में संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर मैं इमेजिनरी नंबर की बात करूं, ठीक है, तो अगर कुछ ऐसी चीज अगर मुझे मिल जाए तो ये क्या कहलाएगी, हमारी, ये हमारी इमेजिनरी नंबर, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं इमेजिनरी यूनिट की। तो वो यूनिट कौन सा होता है, मेन जो चीज होती है ना, वो चीज ये होती है √(-1), ठीक है। अब √(-1) को हम लोग आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। आ गई बात समझ में। तो अगर मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मुझे यहां पर रूट हट जाएगा, यहां पर आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा है कि आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। ये चीज क्लियर हो गई। आगे चलते हैं।
तो इसी के साथ अगर हम लोग सम्मिश्र संख्या की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? तो एक संख्या जिसे z, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? z से डिनोट करते हैं, और इसे लिखते कहते हैं कैसे हैं? a प्लस आयोटा b लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? a प्लस आयोटा b, जहां पर a जो है ना, a आपकी क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, और b जो है ना वो आपके क्या हो जाएगी? देखो, एक तरीके से अगर हम लोग ऐसा देखना चाहें तो b भी एक वास्तविक संख्या होगी, लेकिन इन दोनों को मैं मिला दूं ना तो ये दोनों आपस में क्या बन जाएगी? ये आपकी क्या बन जाएगी? इमेजिनरी नंबर बन जाएंगे। आगे क्या बात समझ में? तो यहां पर यही चीज लिखी है जिसे हम लोग z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां a और b क्या है? वास्तविक संख्या है। सिर्फ b की बात करेंगे तो वो वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यहां पर आयोटा क्या होता है? एक काल्पनिक इकाई है, इमेजिनरी यूनिट है, उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। क्या चीजें क्लियर हो गई? तो a को हम लोग क्या करते हैं? अगर इस भागों की बात करें, ये पूरा का पूरा भाग जो होगा वो क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो भाग हो जाएगा ना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? काल्पनिक भाग हो जाएगा, इमेजिनरी जो आपका सेक्टर हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रियल नंबर को कुछ जो रियल पार्ट है उसको हम लोग आर ई, और किसका रियल पार्ट है? जेड का रियल पार्ट है, तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और इमेजिनरी के लिए हम लोग आई और एम कर देते हैं। चीजें क्लियर? आगे चले क्या? आगे अगर हम लोग बात करें, स्पेशल केस की बात करते हैं, तो अगर जब हम लोग इसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के रूप में लिखते हैं, अगर यहां पर ऐसा कह दूं कि b इक्वल टू 0 हो जाए, क्या हो जाए? b इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब कि यहां पर b 0 हो जाएगा। 0 के साथ चाहे इमेजिनरी नंबर हो चाहे रियल नंबर हो, हमेशा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो सिर्फ मुझे एक a मिला, तो यहां पर a क्या होता है? तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि एकदम शुद्ध, एकदम प्योर क्या है? वास्तविक संख्या है हमारे पास। आ गई बात समझ में? क्योंकि आयोटा वाली कोई भी चीज यहां पर नहीं आ रही है। अगर a 0 हो जाए, अगर यहां पर a 0 हो जाए ना, तो सिर्फ ये वाली चीज मिलती है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एकदम प्योर हमारे पास क्या है? इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या हमको यहां पर मिल जाती है। आगे बात करें, a और b दोनों 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? z पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि एक शून्य सम्मिश्र संख्या है। चीजें क्लियर हो गई? आगे चलिए भाई साहब, आगे बात करेंगे तो हम लोग आयोटा की बात करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आयोटा के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आयोटा का मान क्या होता है? रूट ऑफ माइनस का 1। आयोटा का स्क्वायर कर दूं तो क्या मिल जाएगा? माइनस का 1। आयोटा का क्यूब कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? आयोटा का क्यूब कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मतलब कि आयोटा का स्क्वायर और आयोटा का 1, ऐसा लिख सकता हूं क्या इसे? अगर ऐसा लिख सकता हूं तो इसका मान क्या होता है? माइनस का 1 होता है, और इसका मान क्या होता है? इसको तो आयोटा ही रहने दो, तो कुल मिला के माइनस आयोटा। तो यहां पर अगर मैं इसे इस तरीके से लिखता हूं तो इसे ऐसा बोल सकता हूं। क्या चीजें समझ में आ गई? तो यहां पर सब यही चीजें दे रखी है, तो पैटर्न ध्यान में रखना। एक तो आ गया आयोटा, एक तो आ गया आयोटा, उसके बाद -1, उसके बाद क्या आ गया? माइनस का आयोटा आ गया, उसके बाद प्लस का 1 आ जाएगा। चीजें क्लियर हो गई? मतलब कि आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का क्यूब और आयोटा की घात 4, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? माइनस का 1 होता है। इसका मतलब माइनस का आयोटा होता है। इसका मतलब क्या हो जाता है भाई साहब? प्लस का 1 हो जाता है। अगर इस आयोटा को मैं काम करता हूं, इसको आयोटा के नाम से देता हूं, तो एक सीक्वेंस में चलते हैं। आयोटा, माइनस का 1, माइनस का आयोटा और 1, ऐसे याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। तो ये सारी चीजें कैसे सॉल्व हुई है पता है ना आपको? जैसे मैंने यहां पर सॉल्व करके बताया, अगर आयोटा की घात 4 है तो आयोटा का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर इसे लिख सकता हूं। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? माइनस का 1। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? माइनस का 1, तो प्लस का 1 अपन को मिल जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इन सारी चीजों को सॉल्व करके रखा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें कि कुछ ज्यादा गाते आ जाती हैं, ठीक है, जैसे कि 394 दे दी, ठीक है, 5122 दे दी, बड़ी बड़ी गाते अगर दे दे, उसकी वैल्यू आपको पूछे ना, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। सबसे पहली चीज तो एक बार ये मान लो, ठीक है, ये मान लो कि आयोटा की घात 4 होती है ना, वो क्या होती है? 1 होती है। तो अगर आयोटा की घात 8 होती तो मैं इसे क्या लिखता? इसे भी 1 लिखता। मतलब कि 4 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? 1 होंगे हमेशा। तो अगर आयोटा की घात 362 दे रखी होती आपको, तो आपको क्या करना होता? तो आपको सर एक काम करना होगा, 4 का भाग कर दो। यहां पे क्या कर दो?
4 का भाग कर दो। 4 का भाग जैसे कर दोगे 9 बार गया, ठीक है, 9 बार गया, ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, बच क्या गया आपके पास, ठीक है। तो ऐसे आगे आगे आपको क्या करना है, यहां पर देखो आराम से बताता हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, ठीक है। ये 9 बार चला गया, ठीक है, 36 हो गया, 0 हो गया, फिर यहां पर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, यहां पर पॉइंट लग गया, ठीक है। तो हमारे पास शेषफल क्या है, शेषफल तो मेरे पास सिर्फ 2 बच गया ना, ठीक है, शेषफल क्या बच गया, 2 बच गया। तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, सिर्फ इसकी वैल्यू लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सिर्फ इसकी वैल्यू लिखूंगा, जो शेषफल बच गया ना वो मैं यहां पर लिखूंगा। क्या चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 हो जाएगी। क्या चीजें क्लियर हो गई, आगे चलें तो वही चीज यहां पर लिखिए कि 4 यहां पर आयोटा की घात 4n है, ये मल्टीपल है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 362 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 90 प्लस 2 लिख सकता हूं। आगे बात समझ में, ऐसे लिख सकता हूं। तो 4 के मल्टीपल को तो मैं अलग कर सकता हूं, ठीक है। और घातें गुणे में होती है तभी तो जुड़ती है, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज हो, ठीक है, कोई ऐसी चीज हो तो इसका मतलब ही तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं ऐसा कह देता हूं ये हो गया, ऐसी चीज होगी तो क्या, घातें गुणे में हो तो क्या कर जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग। तो यही तो चीजें हैं, तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। आगे चले क्या हम लोग, उसके बाद अगर इसकी बात करें हम लोग, देखो ये गुणे में दे रखा है, ये 1 अलग है ना, तो इस 1 को अलग कर दिया, बाकी इसको अलग, ये पूरा का पूरा 1 बन जाएगा, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है। यहां पर +2 दे रखा है, तो ये पूरा का पूरा अलग कर दिया, सिर्फ इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा अलग कर दिया, 3 की वैल्यू अलग दे रखी है, तो बस वही चीज है। तो यहां पर ये बड़ी संख्या दे रखी थी, तो हमने इसको क्या कर दिया, निकाल दिया। आगे चलते हैं तो हम लोग क्रमित युग्म के रूप में भी सम्मिश्र संख्या को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर मैंने यहां पर लिखा कि z = a + आयोटा b, तो इसको मैं a और b लिख सकता हूं। इससे मुझे ये पता चलेगा कि ये क्या है, मेरा एक रियल पार्ट है और ये क्या है, मेरा एक इमेजिनरी पार्ट का नंबर है। क्या चीजें समझ में आ गई, आगे चले क्या हम लोग, आगे चले, सिर्फ यही चीजें हैं यहां पर। आगे चलते हैं तो अगर आगे बात करें तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के साथ संबंध क्या है, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के साथ जो सम्मिश्र संख्या है उसका क्या संबंध है, उसकी बात करने वाले हैं। तो सम्मिश्र संख्याओं का जो समुच्चय होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। लेकिन सम्मिश्र संख्याओं को हम लोग प्रदर्शित कुछ इस तरीके से करते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, समुच्चय को सी बोलते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R को सम्मिश्र संख्याओं के उप समुच्चय के रूप में देखा जा सकता है। मतलब क्यों, क्योंकि यहां पर ये कह सकते हैं कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है, जिसमें रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों आ जाए। क्या आ जाए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों आ जाए। तो रियल नंबर क्या हो जाएंगे, सम्मिश्र संख्या का एक सबसेट हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा। तो वही चीज है यहां पर, और कुछ भी नहीं दे रखा है। आगे चलते हैं, आगे अगर हम लोग बात करें सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित की बात करते हैं, अलजेब्रा की बात करते हैं। अगर योग करें तो नॉर्मली हम लोग जैसे योग करते हैं वैसे ही करेंगे, a + ib, ठीक है, यहां पर आ गया प्लस c + आयोटा d हो गया। तो जैसे हम लोग नॉर्मली खोलते हैं वैसे हम लोग इसे क्या कर देंगे, खोल देंगे, ठीक है। उसके बाद इसे लिख देंगे a + c, जो नॉर्मल संख्या है उसको साथ में लिख दो, और जो आयोटा वाली आयोटा को बाहर निकाल के उसको ऐसा लिख दो, बस ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग अंतर निकालना चाहे तो सेम चीज हमें यहां पर क्या करनी है, यूज करनी है। आगे चले, हम लोग आगे चलेंगे तो गुणे की बात करते हैं। तो गुणे में ध्यान में रखना, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करते हैं। a का c के साथ गुणा, ठीक है, a का d के साथ गुणा, ठीक है। उसके बाद देखो a का d के साथ गुणा तो क्या आ जाएगा, a आयोटा d आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, आयोटा को कॉमन लिया इसलिए यहां पर बाहर आ गया, सीधे क्लियर। इसका गुणा इसके साथ करेंगे, ठीक है, तो आयोटा बी सी आ गया। तो यहां से आयोटा कॉमन ले लूंगा तो बी सी और एडी आ जाएगा, ये यहां पर रहा, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर और डी का क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर और बी और डी आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो यहाँ माइनस का बी डी यहां पर लिखा हुआ, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई। आगे चले क्या हम लोग भाग की अगर हम लोग बात करें तो क्या करना पड़ेगा हमें, a + आयोटा b कर देते हैं, और a प्लस एक काम करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो a + आयोटा b हो गया और c + आयोटा d हो गया, इसका भाग करना है। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है रेशनलाइजेशन, परिमेय संख्या हमने पढ़ी है ना,
तो वहां पे परिमेयकरण हमने पढ़ा होगा। तो इसको यहां से हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके चिन्ह को चेंज करो और गुणा और भाग कर दो। क्या करो, चिन्ह को चेंज करो, गुणा और भाग करो। जब a प्लस बी, ए माइनस बी आपको मिलेगा, ऊपर वाला तो एज इट इज रहने दो, ठीक है, ऊपर वाला एज इट इज रहने दो, सिर्फ नीचे वाला a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर कर दो। a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, ठीक है। तो c स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया। तो यहां पर नीचे वाली संख्या मुझे क्या मिल जाती है, c स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, माइनस का 1, मतलब कि प्लस का डी स्क्वायर मिल जाता है। तो यहां पर आयोटा नीचे क्या हो जाता है, हट जाता है। तो हम लोग इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सिर्फ यही चीज आपको यहां पर दे रखी है। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। क्या चीज लिखी हुई है, भाग देने के लिए हर के संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयुग्मी। अगर चिन्ह चेंज कर देते तो क्या बोल देते हैं, कंजुगेट संयुग्मी बोल देते हैं। आगे चलें, क्या आगे अगर हम लोग देखें योग के अगर गुण धर्म देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले कम्यूटेटिविटी देखते हैं, ठीक है, क्रम विनिमयता देखते हैं। तो यहां पर Z1 प्लस Z2 करते हैं तो Z2 प्लस Z1 भी कर सकते हैं, आगे पीछे करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एसोसिएटिविटी अगर देखें हम लोग, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि 3 अगर नंबर हो, किसी को भी पहले जोड़ो किसी को भी बाद में जोड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। योज्य तत्समक क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और यहां पर देखो ये सम्मिश्र संख्या, शून्य सम्मिश्र संख्या ये लिखी हुई है। और योज्य प्रतिलोम की अगर बात करें तो क्या होता है, माइनस का Z होगा। अगर Z आपको दे रखा है, योज्य प्रतिलोम आपसे पूछा है तो माइनस का Z हो जाएगा। आगे चले, अब गुणे की बात करते हैं तो यहां पर भी क्या होता है, क्रम विनिमयता होती है, आगे पीछे किसी का भी गुणा करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। साचर्यता की बात करें, 3 संख्या होती है, साचर्यता भी यहां पर क्या होती है, लागू होती है। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, नॉर्मली 1 होता है। तो 1 के लिए हम लोग यहां पर तो क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि सिर्फ 1 चाहिए तो यहां पर 1 आ जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं तो अगर Z हमको दे रखा है तो गुणात्मक प्रतिलोम 1 अपॉन क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। 1 अपॉन Z हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लो की अगर हम लोग बात करें, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, बीच में प्लस कर दो, बात एक ही है। जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं वही चीज हम लोगों के यहाँ पे क्या करनी है, यूज करनी है। आगे चले, हम लोग सम्मिश्र संख्या के मापांक की बात करते हैं, मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है कि अगर Z इजिकल टू a प्लस आयोटा b है ना, तो आपको नॉर्मल सा क्या करना है, अगर मॉड्यूलस निकालना है तो आपको क्या करना है, रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करना है। क्या करना है, रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करना है। क्या चीजें समझ में आ गई, ये क्या कहलाता है, मापांक कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यह मूल बिंदु से सम्मिश्र संख्या Z के Z का जो बिंदु होएगा ना, वहां तक की दूरी को दर्शाता है। तो मॉड्यूलस जो होता है, जो मॉड्यूल यहां पर दे रखा है आपको, सम्मिश्र संख्या का मापांक जो होगा, जो ये वाली चीज होगी ना, वो क्या दे रखा है, तो ए बी जो है ना, जो यहां पर ये नंबर दे रखे होंगे ए और बी, ठीक है, उसकी 0 0 से दूरी को क्या करता है, दर्शाता है। क्या चीजें क्लियर हो गई, ये सारी चीजें ध्यान ना रखो, लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, तो आगे अगर हम लोग मापांक के गुणधर्म की बात करते हैं तो एक सीधी सी बात आती है, जिसका मापांक अगर 0 है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि Z भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। मापांक अगर 0 हो रहा है मतलब Z पूरा का पूरा 0 होना ही चाहिए। केवल तभी जब वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये बहुत बढ़िया चीज है भाई साहब, ये बहुत बढ़िया चीज है। अगर ये चीज दे रखी है, चाहे इसका क्या करो, ये कंजुगेट है, इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट। अगर a प्लस आयोटा b लिखा हुआ है, अगर ये Z है तो Z बार क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b हो जाएगा। क्या चीजें क्लियर हो गई, तो कंजुगेट का निकालो या फिर माइनस का Z का निकालो। यहां पर अगर मैं माइनस का Z कर देता हूं, मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस का a माइनस का आयोटा b निकालो, ठीक है, इन तीनों का, ठीक है। अगर a और b समान है, ठीक है, और यहां पर कुछ भी डाल दो, ठीक है, चाहे इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, चाहे इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, मापांक में कोई भी क्या होगा, चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। हमेशा मापांक वही के वही रहेगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर हो जाता ना, a का स्क्वायर करो चाहे a माइनस का हो, क्या फर्क पड़ता है, प्लस का आ जाएगा। यहां पर a प्लस का है तो प्लस का ही आएगा, यहां पर a प्लस का प्लस का आएगा, यहां पर माइनस का हो, यहां पे प्लस का हो, यहां पे माइनस का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमेशा प्लस में ही आएगा। b की वैल्यू डालनी है ना, चाहे माइनस की डालो प्लस की डालो, बात तो एक ही है, ठीक है, कोई नई चीज नहीं आने वाली है। आगे चले, तो ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर Z और Z बार का अगर मैं गुणा कर दूं,
ठीक है, z और z बार का मैं गुणा कर दूं, इसका मतलब यह है कि मैंने z के मॉड्यूलस का क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। क्योंकि अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर है, ठीक है, अगर इसकी और इसकी वैल्यू बराबर है, ठीक है, तो इसका तो स्क्वायर ही कर दिया, कुल मिला के यही बात हो गई, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली हम लोगों को यूज करनी पड़ती है, इसलिए ध्यान में रखना। अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर मैंने लिखा है कि z1 डॉट z2, इन दोनों का मापांक मैंने कर दिया गुणा करके, आप इनका अलग अलग मापांक भी निकालोगे ना तो आपका काम चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे चलें तो अगर यहाँ पे भाग दे रखा हो आपको, जैसे कि z1 बाय z2 दे रखा हो, तो इसको भी आप अलग अलग क्या कर सकते हो, मापांक निकाल के भाग कर सकते हो, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहां से शुरू होती है, एक चीज और आएगी आगे आपके पास सेम चीज। तो देखो यहां पर z1 प्लस z2 का अगर मैं मॉड्यूलस निकालता हूं तो वो हमेशा कम रहता है। किससे कम रहता है? अगर z1 का अलग मॉड्यूलस निकालूं और z2 का अलग मॉड्यूलस निकाल के क्या कर दूं, जोड़ दूं, ठीक है, या फिर इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। आगे बात करें, दूसरा रूप क्या होता है, अगर माइनस की बात करूं, माइनस करता हूं ना तो वो हमेशा बड़ा रहेगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि z1 का अगर मैं मॉड्यूलस निकालता हूं, z2 का मॉड्यूलस निकालता हूं और इसका भी मैं क्या कर दूं, मॉड्यूलस, मतलब कि अगर इसका आंसर अगर माइनस में भी आ जाए ना, फिर भी मुझे यहां पर प्लस का ही लिखना है। अगर ऐसा मैंने लिखा तो ये हमेशा छोटा होगा या इसके बराबर होगा। क्या चीजें समझ में आ गई? एक बार फिर देख लो, z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। अगर इन दोनों का सिंगल सिंगल मॉड्यूलस निकाल के क्या कर दूं, जोड़ दो। आगे बात करूं z1 और z2 को घटा के अगर इनका मॉड्यूलस मैं निकाल देता हूं तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यदि z1 का मॉड्यूलस और z2 का मॉड्यूलस निकाल के फिर उन दोनों को घटा दो, अगर आंसर माइनस में भी आए या प्लस में भी आए, लेकिन बाहर अगर ध्यान में रखना, अगर बाहर मैंने मॉड्यूलस लगाया बहुत बड़ा, ये देखो ये पिंक कलर से लगाया ना, वो इसलिए लगाया क्या, ताकि आंसर आपका माइनस में ना आए, ठीक है। तो अगर माइनस में आ जाएगा तो ये जो है ना, ये चीज यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए हम लोगों ने यहां पर मॉड्यूलस लगाया। हमेशा प्लस में होगा तो ये हमेशा बड़ा होगा। आगे चलिए आगे बात करते हैं कि सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी किसे कहते हैं। सीधी सी बात है, हमने पढ़ रखा है यहाँ पर। तो अगर z ये दे रखा है तो यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं बीच में, और कुछ नहीं करते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना, जो आयोटा होगा ना, जहां आयोटा होगा उसके आगे ही हमें चिन्ह को क्या करना है, चेंज करना है। अगर z इक्वल्स टू मुझे a प्लस आयोटा b दे रखा है तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b हो जाएगा। अगर z अगर मुझे माइनस का आयोटा b माइनस का a दे रखा, अगर ऐसा उल्टा दे दिया फिर भी दिमाग भगाना, यहां पर आगे वाला ही चिन्ह चेंज होगा, पीछे वाला बीच वाला चिन्ह चेंज नहीं होगा। आपने बचपन से हमेशा गलत पढ़ा है, हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि बीच वाला चिन्ह चेंज कर दो। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। अगर रूट की भी संख्या होती है 1 प्लस रूट 2 या फिर रूट 2 प्लस 1, तो हमेशा आगे वाले की संख्या, आगे वाले का चिन्ह ही क्या करना है, चेंज करना है। मतलब कि जहां रूट है, जहां आयोटा है, सिर्फ उन चीजों को क्या करना है, उनके साइन को चेंज करना है, बाकी किसी के साइन को चेंज नहीं करना है भाई साहब। इसका साइन चेंज करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। तो केवल काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलता है, ठीक है, ये चीज क्लियर लिखी है मैंने। और यह सम्मिश्र तल में एक्स अक्ष के प्रतिबिंब को दर्शाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो संयुग्मी के गुणधर्म क्या होते हैं। अगर एक बार संयुग्मी है, इसका वापस एक बार संयुग्मी कर दो तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, z मिल जाएगा। अगर मैं z और उसके संयुग्मी को क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो मुझे 2 इंटू रियल नंबर मिलेगा, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z मिलेगा। मतलब कि z जैसे मान लो कि a प्लस आयोटा b है, ठीक है, और z बार आपके पास a माइनस आयोटा b है, ठीक है। अगर इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं, मुझे क्या मिलता है, देखो a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b, ये पूरा का पूरा यहां कैंसिल हो जाता है, क्या मिल जाता है, 2a मिल जाता है। मतलब कि यहां पर मुझे क्या करना है, रियल पार्ट जो होगा, जब भी जोड़ना होगा संयुग्मी और उसका जो z है उसको जोड़ना होगा, तो हमेशा मुझे क्या करना है, अगर शॉर्ट में करना, नॉर्मल तो जोड़ ही सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर शॉर्ट में करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z कर दो, काम हो जाएगा। अगर माइनस करोगे तो 2 आयोटा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको यहां पे क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां पर क्या कर देता हूं, z1 प्लस z2 का पूरा यहां पर संयुग्मी निकालना है, तो मैं काम कर देता हूं, दोनों का अलग अलग संयुग्मी निकाल के
Z1 का संयुग्मी और Z2 का संयुग्मी निकाल के मैं क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं, बात एक ही है। अगर माइनस भी होगा तो दोनों का अलग कर सकता हूं, कोई अलग बात नहीं है। आगे चलें तो यहां पर असमीकाई दे रखी है, तो रियल पार्ट जो होगा ना वो हमेशा छोटा होगा। किससे छोटा होगा? पूरा का पूरा जो z होगा ना उसके मॉड्यूलस से, ठीक है, या इसके बराबर हो सकता है। इमेजिनरी पार्ट भी हमेशा क्या हो जाएगा? छोटा होगा, ठीक है, या इसके बराबर हो सकता है। रियल पार्ट बड़ा कब होगा? जब यहां पर क्या हो जाए, जो ये जो हम मॉड्यूलस निकाल रहे हैं उसके आगे क्या कर दे? माइनस कर दे। और इमेजिनरी पार्ट बड़ा कब हो सकता है या बराबर कब हो सकता है? जब यहां पर क्या कर दे, जो आपका मॉड्यूलस आपने निकाला है, मापांक निकाला है, उसका क्या कर सकते हैं? माइनस कर दें, तब ये बड़ा होगा। आगे चलें तो आगे कोणांक क्या है उसकी बात करते हैं। कोणांक का मतलब यहां पर बोला कि z इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा y है, उसको मूल बिंदु से जोड़ने वाली रेखा का x अक्ष की धनात्मक दिशा से बना कोण। तो अगर मैं यहां पर ऐसा कह देता हूं कि यहां पर कोई एक पॉइंट है z इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा y, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये जो होगा ना ये आपका क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है। इसे हम लोग कैसे लिखते हैं? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ARGZ लिखते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है? नॉर्मली हम लोग यही सूत्र लिखते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाए? y अपॉन x हो जाए, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली थीटा की वैल्यू निकालनी है तो tan इनवर्स y अपॉन x कर देते हैं। क्या चीजें समझ में आ गई? अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में। तो प्रिंसिपल, ये तो नॉर्मल वैल्यू आ गई। प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा क्या होती है? माइनस पाई से पाई के बीच में होती है, ठीक है। पाई होगा तो चलेगा, माइनस पाई नहीं होना चाहिए। तो माइनस पाई और पाई के बीच में होगी, उसके बीच में होगी। इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा जब भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होगी तो कुछ इस तरीके से निकालनी होगी। अब कोणांक कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू में कैसे निकालते हैं, इन सारी चीजों की बात करने वाले हैं। तो कोणांक निकालने का आसान तरीका यह है कि सबसे पहले आपके पास जो सम्मिश्र संख्या दे रखी है, ठीक है, उसके पॉइंट क्या है वो देख लो, ठीक है। ये पॉइंट देख लेने के बाद आपको ये देखना है कि ये कौन से चतुर्थांश में है। चतुर्थांश का मतलब ये होता है कि यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ माइनस प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस माइनस है, यहाँ प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो अगर प्लस ये x भी प्लस में y भी प्लस में तो पहले चतुर्थांश में आ जाएगा। अगर x माइनस में y प्लस में तो दूसरे चतुर्थांश में, x माइनस में y भी माइनस में तो तीसरे चतुर्थांश में। ये पहला चतुर्थांश, ये सेकंड, ये क्या हो गया? थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया? फोर्थ हो गया। तो इस तरीके से चिन्ह के अकॉर्डिंग हमें देखना है, ठीक है। पता करें कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में है, ये पता करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? z से पॉइंट निकालेंगे, x और y जो पॉइंट यहां लिखे हुए हैं वो निकालेंगे। उन पॉइंट को देख के चेक करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में ये है। आगे हम लोग बात करेंगे कि थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। थीटा की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? tan इनवर्स y अपॉन x निकालेंगे। आगे बात समझ में? ये y यहां पे लिखो, x यहां पर लिखो, थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। थीटा की वैल्यू मिल गई, उसके बाद आपको क्या करना है? जो यहां पर आपने चतुर्थांश देखा उस चतुर्थांश के हिसाब से, तो अगर आपके पास ये पहले ही चतुर्थांश में है तो आपको नॉर्मली जो आपका आंसर आया वो वैसा का वैसा लिख देना, ठीक है। अगर आपका यहां पर ऐसा होगा कि सेकंड चतुर्थांश में आया है वो पॉइंट, तो पाई में से थीटा को माइनस कर देना। अगर तीसरे चतुर्थांश में आया है तो माइनस का पाई प्लस थीटा कर देना, या फिर थीटा माइनस पाई कर दो, आगे पीछे कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और चौथे चतुर्थांश में अगर आया होगा तो माइनस का थीटा कर देना। अगर 2 पाई बाय 3 आपको मिला है, थीटा इजिकल टू 2 पाई बाय 3 मिला है, तो आपको माइनस थीटा करना है, तो माइनस का 2 पाई बाय 3 हो जाएगा चौथे चतुर्थांश में। क्या चीजें क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या करा, कोणांक कैसे निकालते हैं उसकी सारी विधि को देखा। आगे बात करें कि विशेष संख्याओं के कोणांक क्या होते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको धनात्मक वास्तविक संख्या दे रखी हो, पॉजिटिव रियल नंबर दे रखा हो, ऐसा नंबर दे रखा हो जो 0 से बड़ा हो, तो हमेशा हमेशा इसका जो थीटा होगा ना वो थीटा हमेशा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर आपको ऐसा दे रखा हो कि एक पॉजिटिव रियल नंबर दे रखा हो, धनात्मक वास्तविक संख्या दे रखी हो, लेकिन वो क्या हो? 0 से छोटी हो, तो ये हमेशा क्या आ जाएगा? हमेशा के हमेशा कोणांक पाई आ जाएगा। आपका कोई देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में आ गई। अगर धनात्मक काल्पनिक संख्या हो, ठीक है, यहां पर जो यहां पर आयोटा b लिखा हुआ होता है, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि b अगर बड़ा हो 0 से ना,
तो हम लोग यहाँ पर थीटा हमेशा क्या बोलेंगे, π/2 बोलेंगे। आगे बात समझ में। अगर यहाँ पर आयोटा बी आपको दे रखा हो और माइनस का बी दे रखा हो, ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर बी क्या हो, जीरो से छोटा हो तो माइनस का π/2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब कि कोणांक डायरेक्टली हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे एक चीज बताओ, सबसे मेन चीज ये है कि जो शून्य सम्मिश्र संख्या होती है, जीरो जो होता है उसका कोणांक क्या होता है, तो उसका कोणांक हम लोग जीरो नहीं लिखेंगे, उसका कोणांक क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या चीजें क्लियर हो गई, एक बार फिर देख लेना। धनात्मक वास्तविक संख्या होती है तो क्या हो जाती है, कोणांक जीरो हो जाता है। ऋणात्मक वास्तविक संख्या होगी तो कोणांक पाई हो जाएगा। धनात्मक काल्पनिक संख्या होगी तो π/2 हो जाएगा। ऋणात्मक काल्पनिक संख्या हो जाएगी तो माइनस का π/2 हो जाएगा। आगे चलें, कोणांक के महत्वपूर्ण नियम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगर यहां पर मैंने बोल दिया कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 गुणा करके मैंने यहां पर लिखा है, तो आप लोग अलग अलग आर्ग्यूमेंट करके इसे जोड़ देना, तो भी आंसर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अगर मैं यहां पर भाग कर रहा हूं, ठीक है, अगर भाग कर रहा हूं इसका मतलब कि मैं यहां पर माइनस भी कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z की घात n लिखा हुआ तो इस n को आगे ले सकते हो। मतलब आपने लॉग सुना है ना, लॉग जिस तरीके से काम करता है ना, वैसे ही हमारा यहां पर आर्ग्यूमेंट काम करेगा, ठीक है। 1/z है तो यहां पर क्या कर सकते हैं, ये चीज देख लेना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z हो, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, या फिर आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z का बार लिख सकते हो। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी आपकी। आगे बात करें तो अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के बराबर है, इसका मतलब ये हो जाता है कि z1 जो होगा ना, वो कहीं ना कहीं z2 का ही पार्ट होगा। अगर यहां पर 1 दे रखा है तो यहां पर 3 हो सकता है। मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं, एक मिनट, अगर मैं यहां पर कह देता हूं कि मुझे कोई संख्या दे रखी हो 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा कुछ भी ले लो, क्या ले, चलो एक काम करो, a प्लस आयोटा b ले लो। अगर ये चीज मैंने ले रखी है तो यहां पर कोई ना कोई k होगा जो इससे गुणा करेंगे। अगर k का भाग दे दूंगा तो एज इट इज मुझे ये चीज मिल जाएगी, इसलिए हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ज्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या हो जाए, माइनस का z हो जाए तो आप लोग इसे इस तरीके से लिखना, ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z और प्लस माइनस क्या कर देना, पाई कर देना। यहां पर पाई प्लस आर्ग्यूमेंट z, अगर मुख्य कोणांक देखें, अगर मुख्य कोणांक निकालना है तो पाई प्लस आर्ग्यूमेंट z लिखेंगे। क्या करेंगे, मुख्य कोणांक के लिए प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम लोग ये करेंगे और नॉर्मल वैल्यू के लिए हम लोग ये करेंगे। और आर्ग्यूमेंट z माइनस यहां पर क्या है, आर्ग्यूमेंट z माइनस आर्ग्यूमेंट माइनस z हो जाए तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, प्लस माइनस पाई करेंगे। अगर मुख्य कोणांक देखें तो हमें यहां पर प्लस माइनस पाई मिलेगा। क्या चीजें क्लियर हो गई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस स्लाइड को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, भले ये क्लास थोड़ी सी स्पीड में चल रही है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए मैं रुक जाता हूं 2 मिनट के लिए, आपके लिए रुक रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए भाई, एक साथ मिल रही है तो एक साथ ले लो इसे। आगे चल रहे हैं, चलिए भाई साहब, तो मापांक और कोणांक के खास नियम की बात करते हैं हम लोग। योग और घटाव का मापांक की बात करते हैं। देखो, अगर z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर हो जाए, मापांक का होल स्क्वायर हो जाए, तो z1 के मापांक का होल स्क्वायर प्लस z2 के मापांक का होल स्क्वायर प्लस 2 z1 का मापांक, z2 का मापांक और cos θ1 माइनस θ2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस करोगे तो सिर्फ यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहां पर हमेशा माइनस ही रहेगा। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो सिर्फ ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, तो ये दोनों चीज मुझे मिलेगी। तो इन दोनों चीजों को मैंने जोड़ दिया है, यहां पर 2 कॉमन ले लिया है, कुछ नहीं किया है मैंने, ठीक है। यह समांतर चतुर्भुज का नियम है। ये जो नियम है ना, ये किसका है, पैरेललोग्राम लॉ कहलाता है। आगे चलो भाई साहब, वास्तविक और काल्पनिक योग का कोणांक की बात करते हैं हम लोग। अगर हम लोग ऐसा देखें कि z1 प्लस z2 क्या हो जाए, एक शुद्ध वास्तविक संख्या मिल जाए, z1 z2 दोनों को जोड़ो तब शुद्ध वास्तविक संख्या मिल जाए, तो हमारा आर्गुमेंट जो होगा ना, वो हमेशा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट मतलब z1 का आर्गुमेंट हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस के आर्गुमेंट, z2 के आर्गुमेंट का माइनस का हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। आगे अगर हम लोग बात करें, इसको यहां से मिटाता हूं ताकि दोबारा पीडीएफ देखोगे तो समझ में आएगा।
Z1 Z2 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी, तो आप लोग यहां पर कह सकते हो Z1 और Z2 का आर्गुमेंट अगर मैं यहां पर देखूं तो Z1 का आर्गुमेंट क्या कहलाएगा, π/2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो जाएगा, और या फिर हम लोग ये कह सकते हैं 3π/2 माइनस ऑफ आर्गुमेंट Z2 हो जाएगा। चीजें क्लियर है? ठीक है, यहां तक तो समझ में आया होगा, यहां तक तो आपने सारी चीजें पढ़ी हैं पहले। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये मुख्य के लिए, ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए होगा, ध्यान में रखना। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए इतना ज्यादा लोड नहीं लेना। π/2 हो गया, ये 3π/2 हो गया। क्या चीजें क्लियर हो गई? आगे चलें, चलिए भाई साहब आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो किस चीज की बात करने वाले हैं, देखो आगे अगर हम लोग बात करें त्रिभुज की असमीका की बात करेंगे, तो अगर अधिकतम मान आपको निकालना है, ऐसा बोल दिया आपको, तो Z1 प्लस Z2 अगर यहां पर मैंने जोड़ दिए हैं, इसका मापांक निकाल दिया है, इसका अधिकतम मान ज्ञात करो ऐसा पूछेगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहां पर अधिकतम मान निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर न्यूनतम मान की बात करिए, न्यूनतम मान की बात करिए तो ये बड़ा हो जाएगा, और यहां पर दोनों तरफ डबल मॉड्यूलस है देखना। ठीक है, और यहां पर इस चीज का डबल मॉड्यूलस है। आगे चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना ये वाली चीज। सम्मिश्र संख्या के विभिन्न रूप, सबसे पहले ध्रुवीय रूप की बात करेंगे। ध्रुवीय रूप में हम लोग क्या करते हैं, Z इजिकल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के रूप में इसे लिखते हैं। ठीक है, यहां पर आर क्या हो जाएगा, आर का मतलब क्या है, हम लोग यहां पर मापांक लिख रहे हैं, आर की जगह पे मापांक लिखना है। ठीक है, और यहां पर थीटा की वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब ये कुल मिला के ये जो रूप है ना, ये मापांक और कोणांक निकाल के फिर ही हमें क्या मिलेंगे, मिल जाएंगे। क्या चीजें क्लियर हो गई? आगे चले। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे चलते हैं। और घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करते हैं अगर हम लोग, ठीक है, तो Z इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई अगर यहां पर लिखा हुआ है, तो Z को हम लोग क्या लिखेंगे, Z इजिकल टू आर ई आयोटा थीटा लिखेंगे। ठीक है, ई की पावर आयोटा थीटा के रूप में लिखते हैं। अगर ये चीज लिखी हुई है तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के रूप में प्रेजेंट करते हैं। इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं यूलर रूल कहते हैं। आर और थीटा वही है जो ध्रुवीय रूप में होते हैं, कोई नया चीज नहीं है। आर और थीटा जो ध्रुवीय रूप में आपको मिलते हैं वही चीज आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। आगे चलें, चलिए भाई साहब, तो CYQ आप लोगों के लिए आ चुके हैं। आपके पास एप्लीकेशन में सारी चीजें अवेलेबल है। आप जाओ एप्लीकेशन पे रजिस्टर करो, उसे डाउनलोड करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, क्योंकि ये CYQs आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, चलिए भाई साहब, तो सम्मिश्र संख्या का लघु गुणक की बात करते हैं, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। तो अगर मैं यहां पर Z इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखता हूं, तो उसका लघु गुणक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, ध्रुवीय रूप में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हो गया आपका पोलर फॉर्म, और ये आपका क्या हो जाएगा, घातांकीय फॉर्म हो जाएगा। इसके रूप में आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लघु गुणक का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो लघु गुणक का सामान्य सूत्र अगर हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। ठीक है, ये क्या हो जाता है हमारा लॉग यहां पर Z क्या है, Z का मापांक दे रखा है प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ Z दे रखा है। ये मेन चीज है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। बाकी ये चीज आप लोग नॉर्मल जो आपका फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान में रखना। आगे चले, क्या फॉर्मूला एक बार मैं देख लेता हूं, log Z इक्वल्स टू log R प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई, n पाई या फिर 2n पाई है, यहां पर 2n पाई है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। सम्मिश्र संख्या के घातांकीय फलन की बात करते हैं। ठीक है, सम्मिश्र संख्या के घातांकीय फलन की बात करते हैं, तो हमको पता है Z इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा हुआ, उसको घातांकीय फलन में लिखना है तो e की पावर z लिखूंगा, तो e की पावर x प्लस आयोटा वाई लिखूंगा। ठीक है, यहां पर e लगा दिया और कुछ नहीं किया भाई साहब, कोई नई चीज मैंने यहां पर नहीं करी है। आधारभूत सूत्र की बात करता हूं मैं, यहां पर फंडामेंटल फॉर्मूला की बात करता हूं, तो यूलर फॉर्मूला तो आपको पता है ना। ठीक है, यूलर फॉर्मूला आपको पता है। इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम लोग यहां पर कुछ इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो ध्यान में रखना, e की पावर z इक्वल टू e की पावर x और cos y प्लस आयोटा साइन y के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं भाई साहब। चीजें क्लियर है? आगे चलें,
तो घातांकीय नियमों का अनुप्रयोग मतलब कि इसका जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से वर्क करता है। अगर कुछ इस तरीके से लिखा होगा, गुणे में है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अगर यहाँ पर बाहर है तो ये क्या हो सकता है, गुणा हो सकता है। अगर ये भाग कर रहे हैं तो घातें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वही चीज है, ठीक है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, ध्यान में रखना। वर्गमूल, अगर सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल निकालना, सम्मिश्र संख्या अगर x प्लस आयोटा y के रूप में है तो इसका अगर वर्गमूल निकालना है तो मैं यहां पर प्लस माइनस करूंगा, यहां पर भी प्लस माइनस करूंगा। अगर y जो है, ये जो y है, जो काल्पनिक संख्या आपको दे रखी है, वो अगर प्लस में दे रखी हो आपको, अगर ये संख्या प्लस में दे रखी हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखो दोनों फॉर्मूला सेम है, प्लस में दे रखी हो तो यहां पे बीच में प्लस करना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अगर ये चीज y की वैल्यू माइनस में दे रखी हो तब आपको यहां पर क्या करना है, बीच में माइनस करना है। या फिर मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, x माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो यही चीज है। अगर x माइनस आयोटा y ज्ञात करना है तो बस उपयुक्त सूत्रों में आयोटा की जगह पे क्या कर दो, माइनस का आयोटा क्या कर दो, रख दो, ठीक है। माइनस का आयोटा रखना है और कुछ नहीं करना है। ये प्लस का आयोटा है तो यहाँ पे माइनस का आयोटा मैंने क्या कर दिया है, रख दिया है। तो यही चीज है। तो आप लोग डायरेक्टली यहां पर क्या कर सकते हो, अगर ये चीज ऐसी लिखी हुई है ना तो आप लोग इसे ऐसा मान सकते हो। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इसे ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। इन केस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो अगर ऐसी चीज दे रखी हो तो डायरेक्ट लगाओ, अगर ये चीज दे रखी है तो डायरेक्ट लगाओ, ठीक है भाई। आगे चलें तो आगे अगर हम लोग बात करें सम्मिश्र संख्या के बिंदु पद की बात करते हैं तो बिंदु पद का मतलब ये होता है कि कोई अलग अलग शर्तों पे हम लोग अगर बात करें तो z जो है वो क्या बनाता है, वृत्त बनाता है, रेखा बनाती है, परवलय बनाती है। तो ये सारी चीजों की, तो इन सारे कोई फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर सर्कल बनाता है तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या हो जाएगा, z माइनस सी का क्या हो जाएगा, यहां पर मापांक इक्वल्स टू ए हो जाता है। यह एक वृत्त को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, वृत्त का समीकरण ये होता है। उसके बाद इसका केंद्र क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका केंद्र क्या हो जाएगा, डी। अगर z माइनस टू इक्वल्स टू 5 दे रखा है आपको तो डायरेक्टली आप लोग केंद्र निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, केंद्र 2 निकाल सकते हो। अगर z प्लस 3 इक्वल्स टू 5 दे रखा है तो केंद्र आप लोग क्या निकाल सकते हो, माइनस का 3। तो कुछ इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो अलग अलग चीजें आएंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही देगा आपको, सी की वैल्यू प्रॉपर देगा आपको, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करें हम लोग। चलिए तो केंद्र कुछ इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। इसकी त्रिज्या जो होगी वो a होगी। ये a लिखा हुआ ना, इसकी क्या है, त्रिज्या है। और ये क्या दे रखा है, केंद्र दे रखा है। मतलब कि आपको z माइनस का 2 प्लस आयोटा 3 और ऐसा करके 5 ऐसा देगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका केंद्र हो जाएगा 2 और 3, ठीक है भाई। आगे चले तो ये देखो कुछ इस तरीके का दे रखा है। सेम अरे भाई साहब सही है। तो ये चीज है, तो ये जो चीज है ना, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 और 3 इसका क्या हो जाएगा, इसका केंद्र हो जाएगा। और ये 5 जो लिखा हुआ वो इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। आगे अगर हम लोग बात करें तो लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक मतलब कि ये बराबर भी है और लंबवत भी है। इस रेखा की अगर हम लोग बात करें तो z माइनस सी वन इक्वल टू z माइनस सी टू हम लोग यहां पर लिख रहे हैं। यह एक सीधी रेखा है जो दो निश्चित बिंदुओं C1 और C2 को जोड़ने वाली रेखाखंड को लंबवत रूप से दो बराबर भागों में बांटती है। तो अगर यहां पर C1 हो गया और यहां पर C2 हो गया तो ये जो है ना लंबवत रेखा को बांटती है। इस रेखा का इक्वेशन आपको दे रखा है ये वाला। क्या चीजें क्लियर हो गई? आगे चलते हैं, आगे क्या चीजें हैं देखते हैं। तो आगे अगर हम लोग देखें तो वृत्त के व्यास रूप की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2। यह एक वृत्त को दर्शाता है। किसको दर्शाता है भाई साहब? वृत्त को दर्शाता है, जहां पर z1 और z2 इस वृत्त के क्या हो जाएंगे, व्यास के सिरे हो जाएंगे। अगर यहां पर आपको दे रखा होगा z1, जैसे कहां पर, जैसे हम लोगों को ना यहां पर 2 प्लस 3 आयोटा दे रखा था ना, ये z1 हो गया, वैसा का वैसा आपको z2 दे रखा होगा। तो दोनों पॉइंट व्यास के सिरे आपको यहीं पर दे रखे हैं इसके अंदर, ठीक है भाई। तो बिंदु z1 और z2 स्वयं इस बिंदु पथ में शामिल नहीं होते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, आगे अगर हम लोग बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन का क्या होगा, तो स्ट्रेट लाइन का भी यही होगा। ये चीज तो पूरी की पूरी सेम है, लेकिन यहां पर 0 और पाई आ जाए,
जीरो या फिर पाई आ जाए तो वो स्ट्रेट लाइन को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। यह एक सीधी रेखा को दर्शाता है जो बिंदुओं Z1 और Z2 से होकर क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, तो आगे चले हम लोग, आगे बात करें तो दीर्घवृत्त की अगर हम लोग बात करें तो देख लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, ये क्या है, एक दीर्घवृत्त को दर्शाता है। यहां K का मान मतलब कि Z1 माइनस Z2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, K का मान Z1 माइनस Z2 से बड़ा होना चाहिए। K का मान इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में, सॉरी इससे नहीं, हमारा Z का मान जो K का मान है ना वो Z1 माइनस Z2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है भाई, और Z1 और Z2 इस दीर्घवृत्त के नाभिया होती है। नाभिया मतलब फोकस। फोकस कहां से निकालेंगे, ये दे रखा है मुझे फोकस, आ गई बात समझ में। तो दीर्घवृत्त के फोकस निकालने तो यहां से निकालेंगे। K की वैल्यू हमेशा Z1 और Z2 को घटा दूंगा तो हमेशा उससे क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा। आगे बात करें तो अगर हम लोग बात करें अति परवलय की बात करें तो हमेशा अति परवलय दीर्घवृत्त का क्या होता है, उल्टा होता है। तो हम लोग यहां पर क्या हो जाता है, यहां माइनस हो जाता है और यहां पर एक जो मॉड्यूलस है वो फ्री का आ जाता है और इक्वल टू क्या हो जाता है, K हो जाता है। तो ये एक अति परवलय को दर्शाता है और यहाँ K का मान जो है ना वो Z1 माइनस Z2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इसके मॉड्यूलस से छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो क्या बन जाएगा भाई साहब, दीर्घवृत्त बन जाएगा। आगे चलें तो यहाँ पर नाभिया भी कैसे निकालते हैं पता चल गया है आपको। परवलय की बात करते हैं तो Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू यहां पर रियल पार्ट आपको दे रखा होगा या फिर Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट के रूप में अगर आपको दे रखा होगा तो यहां पर ये कह सकते हैं कि परवलय एक बिंदु पथ है जहां पर एक बिंदु Z के एक निश्चित बिंदु से दूरी एक निश्चित रेखा से उसकी दूरी के बराबर होता है। ये पूरा का पूरा क्या है, परवलय की परिभाषा जो हमने पढ़ी है। ठीक है, आमतौर पर जो रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ संबंध के रूप में व्यक्त होता है। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। तो ये चीज ध्यान में रखना, इसको ऐसा भी आ सकता है और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट के साथ भी ये आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दोनों परवलय ही कहलाएंगे। आगे बात करें वृत्त के जो जनरल इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें, जनरल इक्वेशन वृत्त का कौन सा होता है पता ना, ax² प्लस ये वाली इक्वेशन तो पता है ना। जनरल इक्वेशन कौन सी होती है, ax² प्लस 2hx² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस b इक्वल टू 0, ये वाली सारी इक्वेशन होती है। तो इन इक्वेशनों के रिलेटेड हम लोग यहाँ पर क्या करें, एक जनरल इक्वेशन यहाँ पर भी देखते हैं। z का बार प्लस b का बार z प्लस b z का बार प्लस c इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। यह किसी भी वृत्त का क्या होता है, सामान्य समीकरण होता है। और b एक सम्मिश्र संख्या है। b क्या है भाई साहब, b क्या है, एक सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसका केंद्र जो होगा ना वो सम्मिश्र संख्या माइनस का b पर होता है। ठीक है, जो b दे रखा हो वो माइनस का b कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, केंद्र मिल जाएगा। और इसकी त्रिज्या जो होगी ना वो इस तरीके से निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट ऑफ ये जो b का स्क्वायर माइनस का c हो जाएगा, मतलब b किसका स्क्वायर है, यहाँ पर मॉड्यूलस का स्क्वायर है, ध्यान में रखना, फॉर्मूलों को सही से पढ़ना। ठीक है, द माइवर प्रमेय की बात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रमेय में क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, ये दिख रहा है ना क्लियर, अगर दिख रहा है जूम करना पड़ेगा क्या ऐसे, ओके। तो अगर यहाँ पर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n लिखी हुई है तो इस n को इसके साथ थीटा के आगे, इस n को इसके साथ थीटा के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या चीजें समझ में आ गई। तो महत्वपूर्ण परिणाम यहाँ क्या हो जाएगा, अगर माइनस दे रखा हो तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा इधर दे रखा हो, कॉस थीटा इधर दे रखा हो तो π/2 माइनस एन थीटा, देखो यहाँ पर सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर भी एन थीटा हो जाएगा। आ गई बात समझ में। आगे चले हम लोग, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चले क्या हम लोग, चलिए भाई साहब आगे चलते हैं। तो इकाई के घनमूल की बात करते हैं हम लोग और उनका ज्यामितीय निरूपण क्या होता है उसकी बात करते हैं। और ये जो चीज है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, घनमूल किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, इन सारी चीजों को देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर एक घनमूल क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इकाई के घनमूल जो होता है वो सम्मिश्र संख्या z को कहते हैं। जो समीकरण, अगर कोई समीकरण है, ठीक है, इस तरीके का समीकरण दे रखा हो, ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू 1 आती है जो 1 के बराबर हो, उसको संतुष्ट करती है, तो चूंकि यह त्रिघातीय समीकरण है तो इसके कितने मूल आने चाहिए, 3 मूल आने चाहिए। हमारे कोर्स में सिर्फ ये इकाई के घनमूल दे रखा है, बाकी इसके बहुत सारे, अगर हम लोग यहाँ पर z का स्क्वायर करेंगे तो कितने मूल मिलेंगे,
2 मूल मिलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो द्विघाती मूल है वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, सिर्फ घनमूल है, तो सिर्फ घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब इसका यहाँ पर घात 3 कर देता हूं तो 3 मूल मुझे मिलने चाहिए। 3 मूल जो मुझे मिलेंगे ये इकाई के घनमूल कहलाएंगे। और इकाई के घनमूल जो होते हैं, देखो भाई साहब, ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर ध्यान में ना भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन एक तरीके से ये फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी आपको जो आपके कह सकते हैं कि अगर आपको वैल्यूज नहीं पता है इनकी, तो आप लोग यहां से इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। के की वैल्यू 1 पुट करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब के की वैल्यू में अगर 0 पुट करता हूं, देखो उस सूत्र में के की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं ना, तो मुझे क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। तो पहला मूल तो मेरा ये रहा 1। ठीक है, उसके बाद z की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो मुझे यहां पर ये रूट मिल जाता है माइनस का 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 हो गया। इसे हम लोग कैसे कहते हैं, इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। अगर यहां पर भी माइनस आ जाए, ये 2 पुट किया मैंने, यहां पर भी माइनस आ जाए तो हम लोग इसे ओमेगा का क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। क्या चीजें समझ में आ गई। तो इकाई के 3 घनमूल कौन से होते हैं, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आगे बात करें तो इकाई के घनमूलों के कुछ गुणधर्म होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जब भी 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा की घात 4 हमेशा क्या होता है, 0 हो जाता है। जब इन चारों को जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 0 मिलता है। इन तीनों को जोड़ दूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो एक चीज ध्यान में रखना कि ओमेगा का क्यूब जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। ठीक है, तो ओमेगा का क्यूब जो होगा वो हमेशा 1 होता है। तो यहां पर आयोटा की घात 4 होती है, वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अगर ओमेगा की घात 4 यहां पर लिखी हुई है तो कुछ जैसे हम लोग आयोटा में करते थे उसी तरीके से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। भाई साहब कोई नई बात नहीं, जो हमने आयोटा में पढ़ा है वही चीज हमें यहां पर ओमेगा में करनी है। आगे अगर हम लोग बात करें तो व्युत्क्रम की बात करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या हो सकता है, 1 ओमेगा इसे लिख सकते हैं। ओमेगा का मतलब 1 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बात करें हम लोग, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं, संयुग्मी होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, ओमेगा को हम लोग ये आपस में क्या होते हैं, संयुग्मी होते हैं। भाई साहब कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो मापांक के गुणधर्म की बात करते हैं। अगर 1 का मापांक करेंगे तो 1, ठीक है, ओमेगा का मापांक करेंगे तो भी 1, ओमेगा स्क्वायर का मापांक करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये दर्शाता है कि इकाई, ये जो इकाई के घनमूल है वो हमेशा क्या होंगे, वृत्त पर स्थित होंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किस पर स्थित है, तो कहां है, वृत्त पर स्थित है। आगे चलें, सम्मिश्र संख्या की ज्यामितीय जो फॉर्म होती है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो मतलब कि अगर सबसे पहले दूरी सूत्र की बात करें तो सम्मिश्र तल पर 2 बिंदु दे रखे हैं आपको, Z1 और Z2 दे रखे हैं। ठीक है, और इसके अंदर अगर दूरी निकालनी, 2 बिंदु के बीच में दूरी निकालनी है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, सम्मिश्र संख्याएं दे रखी हैं, उनके बीच में दूरी निकालनी है, तो आपको नॉर्मल सा Z1 माइनस Z2 करना है, उसके बीच में क्या करना है, मॉड्यूलस लगा देना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, Z1 Z2 2 पॉइंट दे रखे हैं सम्मिश्र संख्या में। यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दिया, घटा दिया, इसका मॉड्यूलस निकाल दिया, तो इनके बीच की क्या आ गई, दूरी आ गई। तो दूरी कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। आगे बात करें तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज होता है, तो सेक्शन फॉर्मूला में यहां पर आप लोग M1 M2 भी कर सकते हो, या फिर यहां पर हमने M और N अनुपात माना है। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखे हैं। ठीक है, अनुपात क्या है वो ध्यान में रखना, N Z1 प्लस M Z2। ठीक है, उसके बाद अपन अनुपात को जोड़ देते हैं हम लोग। ये कब होगा, जब आंतरिक विभाजन होगा। जब मध्य बिंदु की बात आएगी तो M और N क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, तो Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, बाय 2 हो जाएगा। जैसे नॉर्मली हम लोग 2D में यूज करते हैं वैसे ही यूज करना है। और बाह्य विभाजन में क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में दोनों तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अंतर विभाजन जहां होता है यहाँ प्लस प्लस है, तो यहाँ माइनस माइनस कर दो, आपका काम हो गया। ठीक है, जो नॉर्मली 2D में यूज करते हैं वही चीज यूज करनी है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं कोलिनियर पॉइंट की अगर बात कर ले, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, जब भी 3 पॉइंट दे दे आपको, ठीक है, Z1 Z2 Z3 आपको दे दे, ये समरेख है ऐसा बोल दिया, तो वो इस कंडीशन को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये चीज ध्यान में रखना।
तो ये एक वास्तविक संख्या आपको क्या मिल जाएगी यहां पर, ठीक है। तो यहां पर एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं कि तीन भिन्न बिंदु आपको दे रखे हो Z1 Z2 Z3, ये अगर समरेख होंगे मतलब कि एक ही सीधी रेखा पर होंगे तो Z3 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1 हमेशा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। काल्पनिक भाग हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करें वृत्त की बात करें, ठीक है, Z0 वृत्त का क्या हो जाता है यहां पर, केंद्र। ये तो क्या हो गया, केंद्र हो गया। ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गई, ठीक है। आगे बात करें हम लोग, ठीक है, आगे बात करें हम लोग सामान्य समीकरण की बात करते हैं तो कौन सा समीकरण आता है, पहले हम लोग यहां पर बी लिख रहे थे तो यहां पर बी ही लिखते हैं हम लोग। यहां सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा और त्रिज्या आप लोग कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और वास्तविक वृत्त तभी दर्शाता है जब क्या हो जाता है कि यहां पर जो बी होगा ना, बी का जो मॉड्यूलस का स्क्वायर हो जाएगा उसको के के अंदर से घटा दूं तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 0 से। आगे चले हम लोग, तो त्रिभुज के केंद्रक की अगर मैं बात करूं, त्रिभुज का केंद्रक हम लोग कैसे निकालते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कर देंगे, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम लोग 2D में निकालते हैं वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है। आगे बात करें समकोण त्रिभुज की बात करें, Z1 Z2 Z3 की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज कब बनाएंगे, जब यहां पर उन बिंदुओं को मिलाने वाली भुजाओं में से किन्हीं दो के बीच में क्या हो, 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल। उदाहरण के लिए अगर यहां पर Z1 पर समकोण है, ठीक है, Z1 पर अगर समकोण है तो ये वाली जो चीज होगी ना, एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या मिलेगी। आगे बात समझ में, मतलब कि ये चीज निकालोगे तो आपको काल्पनिक संख्या मिली तो मान लेना ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। अगर काल्पनिक संख्या नहीं मिली तो ये मान लेना ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आगे चलते हैं, आगे हम लोग एरिया की बात करते हैं। तो यहां पर देखो एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं वो देख लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो एरिया ऑफ इमेजिनरी पार्ट, जैसे हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसका इमेजिनरी पार्ट, इसकी वैल्यू निकालते हैं इसका इमेजिनरी पार्ट, इसकी वैल्यू निकालते हैं इसका इमेजिनरी पार्ट, सब यहां पर रखेंगे, इसको यहां पर सॉल्व करेंगे तब जाके एरिया हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करें समचतुर्भुज या चतुर्भुज के क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो चार यहां पर कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर 2Z1 माइनस Z3 का स्क्वायर कर रखा है और 2Z2 माइनस Z4 का स्क्वायर कर रखा है, ठीक है। यहां पर क्या क्या चीजें देख लो एक बार। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी सम्मिश्र संख्याओं का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण के रूप में दिया जाता है, ठीक है। और जैसे ये दे रखा है और ये दे रखा है, यह तब होता है जब विकर्णों की लंबाई ज्ञात हो, ठीक है। तो जब आपको विकर्ण की संख्या हो, विकर्ण की लंबाई आपको पता हो, तब जाके आप लोग ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। विकर्ण हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर कोई ऐसी चीज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए सी, ये Z1 हो गया, ये Z2 पॉइंट, ये Z3 पॉइंट, ये Z4 पॉइंट। Z1 और Z3 को यहां पर कंपेयर किया है, ठीक है। कंपेयर करके इसका मॉड्यूलस निकाल के स्क्वायर कर दिया और 2 का गुणा कर दिया। Z2 और Z4 को यहां पर कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन इजी है, ठीक है। अगर इसे अब इस क्लास के थ्रू आपको ये तो पता चल गया कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर है, मेन टॉपिक कौन से हैं, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। इसके बाद आप लोग PYQ सेशन देखना, CYQ आप लोग करना और उसके बाद आप लोग इस जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, उसके अंदर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है भाई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।